दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक रोटी ब्रेड की कीमत बढ़ने से एक पूरा देश बदल सकता है? क्या एक आम आदमी किसी शक्तिशाली राजा का तख्ता पलट कर सकता है? स्वागत है आपका कीर्ति एजुकेशनल पर। आज हम उस इतिहास की बात करेंगे जिसने दुनिया को लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे शब्द दिए। हम बात कर रहे हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसी क्रांति की। 1789 का वो साल जब बेस्टिल की जेल तोड़ने के साथ ही सदियों पुरानी बदशस्त का खात्मा शुरू हुआ। इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन कारण कॉजेस को समझेंगे जो अपनी एनसीईआरटी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए इतिहास की इस रोमांचक सफ़र पर चलते हैं कीर्ति के साथ। लेट्स डिवाइस इनटू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलिए, तो व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन? ये हम हमेशा से क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि व्हाट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसे हम दो पार्ट्स में देखते हैं। पहला कि मोनार्की और दूसरा कि रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब क्या है कि पहले जो फ्रांस के अंदर राजा का रूल चलता था, उस वक्त फ्रांस में कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ जो राजा कहता था वही होता था, मतलब किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो राजा था वही वहाँ की सब करता धरता थे। मतलब गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि हाँ, थोड़ा हक पब्लिक का भी होता है किसी डिसीज़न में, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ सारा हक राजा का था। और रिपब्लिक, जो पहले मोनार्की था वो कैसे रिपब्लिक होता है ये हम इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे। मोनार्की जो है वो कैसे बदले, कैसे रिपब्लिक होती है, उसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहेंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब रिपब्लिक क्या होता है? अब सुना है वर्ड कि रिपब्लिक क्या होता है, तो रिपब्लिक जो है वो किसी भी कंट्री का एक ऐसा इलेक्टेड हेड होता है जो कि उस कंट्री को रिपब्लिक कर सके या रिपब्लिक हो जाए। जिसमें हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इंडिया इज़ द रिपब्लिक कंट्री। जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। अब चलिए इसको और इजी वे में समझने के लिए हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फर्स्ट प्री पार्ट था, सेकंड मिडिल एज थी और थर्ड जिसमें फाइनली क्या हुआ। प्री में हम पढ़ते हैं कि 14 जुलाई 1789 की बात है। उससे पहले जो फ्रेंच में क्या चल रहा था, तो 14 जुलाई के पहले क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या इंसिडेंट हो रहे थे, वो सब हम प्री में पढ़ेंगे। मिडिल में हम पढ़ेंगे ऑन 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ। ऑलराइट, एंड देन आफ्टर की एंड में पोस्ट 14 जुलाई 1989 के बाद क्या हुआ। ये सब हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। अब जैसे कि 1791 के अंदर जो फ्रांस था उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहला कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। एंड में मतलब सेकंड ये चीज़ हुई कि जो मोनार्की थी वो हट गई और एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। तीसरा कि फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की रिपब्लिक हो गया। चौथा पोजीशन ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स की पोजीशन थी वो हो गई। पहले वुमेन्स की कोई पोजीशन नहीं थी। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल 5th पॉइंट क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट आ चुका था। अब हम प्री का एज जैसे कि समझते हैं। जो स्टार्टिंग था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उसका आरंभ हो चुका है। 14 जुलाई 1789 की बात है। 700 जो लोग थे वो टाउन हॉल के बाहर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। ये इनमें से जो 700 में से कुछ लोग थे वो बेस्टिल जेल के यहाँ जाते हैं जहाँ पर कैदी कैद होते हैं। वो वहाँ जाके प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं और वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट वहाँ का जो अफसर होता है वो उस पर जाके अटैक कर लेते हैं। और देन जो भी वहाँ पे मतलब बारूद थी, जो भी मतलब लड़ाई झगड़ों के वेपन्स वगैरह थे वो वहाँ से
अपने अंडर कर लेते हैं। अब जो लुइस 16 था वो 1774 में वो बोर्बन फैमिली जो थी वहाँ का किंग्स थे, ठीक है। और 20 इयर्स का जब ये था इसकी शादी हो जाती है ऑस्ट्रेलिया प्रिंसेस के साथ में, जिसका जो नाम था वो मैरी ऑन्टेरिएट था। और ये जो प्रिंसेस थी ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती थी। अब क्या होता है कि लॉरेंस इतना मतलब अलग ही नेचर का इंसान होता है कि वो आगे जाके अपने ही ससुराल के ऊपर हमला कर देता है, वो उन्हीं से ही जाके लड़ लेगा। अब 14 जुलाई 1789 को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1774 जो फ्रांस था वो बैंकरप्ट की तरफ जा रहा था, यानी कि जो फ्रांस था वो कंगाली की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। अब हम देखते हैं कि वो कंगाल क्यों हो रहा था, फ्रेंच बैंकरप्ट क्यों हो रहा था। तो 1774 में जो फ्रांस था वो कंगाली की ओर क्यों जा रहा था, क्योंकि उसके कुछ रीज़न्स हैं। जो फ्रांस था उसके पास फंड्स ख़त्म हो चुके थे। पहला रीज़न ये था कि फ्रांस जो था वो अलग ही नेचर का इंसान, मतलब वहाँ का जो ये था कि वो हर वक्त सिर्फ लड़ना झगड़ना, तो उसमें क्या होता था कि बहुत खर्चे हो जाते थे, क्योंकि अगर कोई भी राजा लड़ रहा है तो वो फाइनेंशियली भी गिरेगा, क्योंकि लड़ाई में वेपन्स चाहिए, कई चीज़ें चाहिए, तो वो सब बहुत फंड्स की बर्बादी हो ही जाती थी। इस वजह से भी वो कंगाल हो रहा था। दूसरा रीज़न ये था कि जो फ्रांस का किंगडम था, यानी कि जो राजा का महल था, फोर्ट था, वो बहुत बड़ा था, तो उसको मैनेज करने में भी बहुत खर्चा होता था, क्योंकि वो इतना बड़ा था कि उसमें बहुत सारे लोगों को वर्क पे रखना पड़ता था, तो उनको भी उनकी सैलरी देनी पड़ती थी, उसको पूरा मेंटेन करना, उसको क्लीन करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, तो उसमें भी बहुत पैसा लगता था। उसकी मेंटेनिंग में, यानी कि जो पैलेस ऑफ वर्साइल था उसकी मेंटेनिंग में बहुत खर्चा लगता था। तीसरा, वो मदद कर रहा था अमेरिकन कॉलोनीज़ को अच्छा मतलब इंडिपेंडेंसी देने के लिए। अब सबसे बड़ा चौथा रीज़न ये था कि फ्रांस ने सरकार से लोन ले रखा था। उसका जो मतलब लोन का इंटरेस्ट टाइम टू टाइम तो जा ही रहा था, और उसका जो इंटरेस्ट था वो 10% था। तो उस इंटरेस्ट को लौटाने के लिए, उस इंटरेस्ट की भरपाई करने के लिए बहुत पैसा जा रहा था। एक ये भी रीज़न था क्योंकि रिटर्न ऑफ कॉन्स अप्रॉक्स 10% बहुत ज़्यादा होता है, कि उसके अंदर लोन के इंटरेस्ट चुकाने में ही वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे थे। अब पांचवा रीज़न, अब गवर्नमेंट के खुद के ही नहीं, बहुत और भी खर्चे होते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट को रोड्स बनानी है, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, ब्रिजेस बनवाने हैं, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, तो बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं। दैट वाज द इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट को बहुत से खर्चों को चलाना होता है। अब बहुत अलग अलग खर्चे हैं। अगर रोड्स में कुछ डैमेज आ जाए तो वो खर्चा सरकार को भुगतना पड़ता है, और भी मतलब एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ देनी पड़ती हैं। और अगर कुछ इधर ऊपर नीचे हो भी जाए, या फिर कहीं पे डैमेजेस हो जाते हैं, या फिर कुछ नया एम्प्लॉयमेंट लाना है, या फिर नया इन्वेस्ट करना है, तो गवर्नमेंट का बहुत सा पैसा तो उधर चला जाता है। तो वो भी एक कंगाली की ओर बढ़ने का कदम था। तो ये एक मैं मानती हूँ कि आप इजीली इस पैटर्न को समझ चुके होंगे। अब आ गया टैक्स। अब अपन के नेक्स्ट टॉपिक आता है टैक्स, कि चलो बर्बादी की तरफ तो जा रहा है, लेकिन ये जो खर्चा सरकार कर रही है वो पैसा सरकार के पास कहाँ से आ रहा है। अब हम देखते हैं कि टैक्स के दो पार्ट्स हो जाते हैं, टैलिस और थाइजेस। जो टैलिस रहते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो सीधे सीधे लोगों से लगाया जाता है, और ये जो दूसरा टैक्स है टैथिस। अब ये होता है कि जितना भी आप हार्वेस्ट करते हैं उसका 110% जो भी प्रोड्यूस रहेगा वो आपको टैक्स के तौर पे 110% प्रोड्यूस सरकार को देना होगा। जब भी ये दोनों टैक्स को इम्पोज करना होता था तो इसकी पूरी पावर राजा के पास नहीं थी, ठीक है। इसका इम्पोज जो था वो पावर नॉट विद द किंग, दैट्स पावर नॉट कम्प्लीटली गिवन बाय द किंग। ये पूरी पावर किंग के पास में नहीं थी कि टैक्स का क्या करना है। अब क्या होता है कि जब वो हक किंग के पास नहीं है तो फिर ये हक किसके पास है, दैट वाज अ मेन पॉइंट। तो इसमें थोड़ा ट्विस्ट आता है कि अपन ने सुना कि मोनार्की थी, ये थी वो थी, तो सारा किंग के पास था, सारी राज किंग के चलते थे। नो, किंग के चलते हैं, लेकिन
टेक्स्ट के अंदर उन्हें एक मीटिंग बुलानी होती है। अगर टेक्स्ट के जनरेट करना है आपको टेक्स्ट को, तो उसके लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होगी, और वो मीटिंग बुलाने का हक जो होता है वो जो टेक्स्ट को इम्पोज करने का होता है वो तो स्टेट जनरल का है, लेकिन मीटिंग बुलाने का हक सिर्फ किंग का है। हर कोई उस किंग मीटिंग को नहीं बुला सकता। अब क्या होता है, सोसाइटी ऑफ फ्रांस ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली चर्च के लोग, दूसरी किंग्स एंड मिनिस्ट्री, और तीसरी जो कॉमन पीपल्स रहते हैं। फर्स्ट जो चर्च के लोग हैं उन्हें हम क्लर्जी बोलते हैं। उन्हें क्लर्जी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पीपल ऑफ फर्स्ट स्टेट माने जाते हैं। ठीक है, इनके और जो किंग मिनिस्ट्री रहते हैं, किंग और जो मिनिस्टर्स हैं, उन जो लोग हैं हुआ करते थे, ठीक है, इनकी नोबल्टी नेम से भी बोले जाते थे। जो पीपल ऑफ द सेकेंड स्टेट है, तो जो फर्स्ट और जो सेकेंड यानी कि चर्च के लोग और किंग के जो मिनिस्ट्री है वो 10% पॉपुलेशन थी, लेकिन इनके पास 60% लैंड था। ठीक है, और जैसे कि जो कॉमन पीपल है, वो कॉमन पीपल जो थे वो थर्ड स्टेट माने जाते थे। थर्ड स्टेट के कौन कौन थे? पीजेंट्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन, वर्कर्स, क्लर्क और जो भी टैक्स पे करते थे वो, यानी कि कॉमन पीपल जो कि लेबर वर्क में थे। तो फर्स्ट स्टेट में चर्च वाले, सेकंड स्टेट में किंग और मिनिस्टर्स, और थर्ड में कौन थे? कॉमन पीपल्स। जो कॉमन पीपल्स थे उनकी पॉपुलेशन थी 90%। ऑलराइट, अब जो चर्च के लोग और जो किंग और मिनिस्टर्स थे, यह दोनों को प्रिविलेज मिलता था। ठीक है, और दूसरा इनको बहुत सी फैसिलिटीज़ भी मिलती थी। दे नॉट पे टैक्स, ये कोई टैक्स पे नहीं करते थे। तो आई होप आपको सोसाइटी क्या थी फ्रांस की वो समझ में आ गया होगा। देखो, मैं अपना 100% दे रही हूँ कि जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ वो आपको ईज़िली समझ में आए। ओके, आप मतलब मेरे साथ अगर बने रहें और मुझे अगर मोटिवेट करते हैं तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। अब फ्रांस में सबसिस्टेंट क्राइसिस हो गए थे। 1715 के अंदर जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो बढ़ के 23 मिलियन हो गई थी। 1789 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो और बढ़ के कितनी हो गई थी? 28 मिलियन हो गई थी। अब हम दोनों का अगर आउटकम देखें तो जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ी, फूड ग्रेन बढ़ा, फूड प्राइसेस बढ़े, सब अच्छा हो रहा था। उसके बाद में वहाँ पे ड्राई हो गया, वहाँ पे सूखा पड़ने लगा। ये सबसिस्टेंट क्राइसिस हमें फ्रांस में देखने को मिल रहे थे। चलो, तो कुछ मैं आपको समझाती हूँ कि द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 to 28 million in 1789. These lead to rapid increase in the demand for food grain. Production of the grain could not keep pace with the demand. दैट ऑल अबाउट कि जो मैंने सबसिस्टेंट क्राइसिस बताए थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि किस तरह से एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है, देन और इंक्रीज़ होता है, और क्या क्या उसमें क्राइसिस आते हैं वो हम समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ग्रोथ हुआ था मिडिल क्लास जो था उसमें। दैट जो ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास थे उसके अंदर पीजेंट्स आ जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं, बिजनेसमैन आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, लॉयर्स आ जाते हैं। इट्स ऑल कि आप समझ पा रहे हैं कि किन किन लोगों को उन्होंने मिडिल क्लास में डाला था। एक चीज़ मैं आपको ये एड ऑन करना चाहती हूँ कि दोस्तों एक चीज़ देखना, ये जो लिबर्टी इक्वालिटी सुन रहे हैं, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ध्यान से सुना, क्योंकि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है, में भी ये वही से लिया गया है। ठीक है, ये जो लिबर्टी इक्वालिटी ये सुनी गई थी, ये लिबर्टी इक्वालिटी भी हमने इसी से ही ली थी। जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन था यहीं से ही मतलब प्रीएम्बल में डाला गया था। दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टूडेंट्स। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आप आंसर में कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो। अब अपना एक टॉपिक है जो अपन अभी पढ़ ही रहे हैं, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एविजेस एंड टू
प्रिवेसिस, ठीक है। इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolt against increasing tax as and food scarcity, मतलब कि जो पीजेंट्स और जो मतलब वर्कर्स थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी कि नहीं, आपको इतना टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए फूड के ऊपर। बट दे लेग्ड द मेन एंड प्रोग्रामर्स टू कैरी आउट फुल स्केल measures that would bring about a changes in the society and the economy order. This was left to those group within the third Eastern who has become prosperous and had access to education and new ideas. मतलब ये कुछ बातें थी जो मतलब मिडिल क्लास लोगों ने रखी थी, यानी कि थर्ड स्टेट पार्ट, ठीक है। अपन ने अभी पढ़ा ही था कि फर्स्ट स्टेट में कौन थे, चर्च वाले, सेकंड में थे किंग और मिनिस्टर्स, और थर्ड में कौन थे, मिडिल क्लास लोग, ठीक है। अब जो ईस्टर्न जनरल की मीटिंग होती थी, अगेन पहला चर्च के जो क्लेनर्जी थे वो थे, सेकंड जो किंग्स और जो मिनिस्टर्स थे, मोबिलिटीज, तीसरे जो कॉमन पीपल ऑफ द थर्ड ईस्टर्न यानी कि मिडिल क्लास, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कितने कितने मेंबर्स रहते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चर्च के क्लर्जी थे उनमें से जो पीपल थे यानी कि फर्स्ट स्टेट के पीपल, चर्च के 300 यानी कि 300 लोग होते थे। सेकंड किंग एंड मिनिस्ट्रीज से जो नॉबिलिटीज़ थे उसके जो पीपल ऑफ स्टेट, सेकंड वाले स्टेट के पीपल थे वो किंग और जो मिनिस्टर्स के 300 लोग होते थे। फर्स्ट स्टेट फर्स्ट वोट। कॉमन पीपल की डिमांड थी 1 पीपल 1 वोट, यानी कि एक पीपल एक वोट। कॉमन पीपल्स क्या थे, वो क्या कह रहे थे और कितने पीपल्स थे, तो कॉमन पीपल्स यानी कि थर्ड स्टेट यानी कि मिडिल क्लास, इनके 6,000 के अप्रॉक्स लोग होते थे। तो ये सब चीज़ें अपन देख रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने पढ़ना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन।